Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई डील नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी यह वार्ता काफी सकारात्मक रही है। दोनों नेता यूक्रेन के साथ सीजफायर पर कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ट्रंप ने कहा है कि कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन पर वो और पुतिन पूरी तरह से सहमत नहीं है। जब तक युद्ध पर समझौता नहीं हो जाता है, कोई डील नहीं होगी। तो अब तक जो बातें निकलकर सामने आई है, ट्रंप ने कहा है कि जो बातचीत रही है वो बहुत प्रोडक्टिव रही है। कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर दोनों की सहमति है और कुछ ऐसे भी बिंदु हैं, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिस पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन एक बात पर दोनों सहमत हैं कि आगे पीस डील होनी चाहिए। We had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. He really made some great progress today. I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. और अलास्का में ट्रंप के सामने पुतिन ने बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 2020 में राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन के साथ कभी युद्ध शुरू ही नहीं होता। खास बात तो यह रही कि पुतिन ने वही बात कही है जो बार बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दोहराते रहे हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि बाइडेन की जगह अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के बीच ये लड़ाई शुरू ही नहीं होती। तो यह बहुत बड़ा बयान पुतिन की ओर से आया है। पुतिन ने कहा है कि अगर 2020 में जीतकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनते तो यह युद्ध की नौबत ही नहीं आती। ये वही बयान है जिसको लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो कभी भी यूक्रेन और रूस के बीच यह लड़ाई नहीं छिड़ती। इसकी वजह आप जानिए क्यों ऐसा दोनों नेता कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है नेटो। यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए अमेरिका अपने दुश्मन के ऊपर हावी होना चाहता है। खास तौर पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है वो यूरोप के लिए बहुत मायने रखती है और इस नेटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, अपने पहले ट्रंप में आए थे, तब उन्होंने नेटो को पूरी तरह से डिफंक करना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि इसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बाइडेन वापस आए, उन्होंने नेटो को जिंदा किया और यूक्रेन जो नेटो में आना चाहता था उसके लिए रास्ता खोलने लगे, जिसके चलते ही पुतिन ने इस युद्ध की शुरुआत की और उसने दबाव डाला था पुतिन ने कि यूक्रेन किसी भी हालत में नेटो के साथ समझौता ना करे, क्योंकि इससे रशिया की जो सुरक्षा है उस पर खतरा मंडराने लगता है। Звучит, по-моему, я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации после наступления, которые могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. По-доброму. Нас разделяет только Берингов. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине. Благодарю вас за внимание. और मीडिया से बातचीत में आखिर में एक दिलचस्प बात हुई। अपनी बात पूरी कर जब ट्रंप ने पुतिन को कहा कि जल्द ही वो मिलेंगे, तो जिसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी में कहा नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी कि अगली बातचीत मॉस्को में होगी। इस पर ट्रंप ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह दैट्स इंटरेस्टिंग वन, यानी कि ये बहुत ही दिलचस्प बात है। लेकिन साथ ही यहां पर ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें कई लोगों को समझाना पड़ेगा, क्यों ये लोग इनके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे अगर यह वार्ता, अगली वार्ता मॉस्को में होती है तो। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but
I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. Thank you. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. और पुतिन के साथ अहम मीटिंग के बीच ट्रंप ने भारत को लेकर भी कड़ा जवाब दिया है, बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि रूस ने अपने तेल के एक बड़े ग्राहक को खो दिया है जो भारत है, और भारत और रूस के बीच जो तेल का बिजनेस है करीब 40% हिस्सा उसका भारत के जरिए ही होता था। ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर वो दूसरा सैंक्शन लगा देंगे तो वो विनाशकारी होगा। हालांकि भारत ने रूसी तेल का आयात बंद नहीं किया है और अभी भी रूसी तेल खरीदा जा रहा है। और पुतिन के साथ बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर बैठक बेनतीजा रहती है तो भारत पर टैरिफ और बढ़ाया जाएगा। तो भारत और रूस के जो संबंध है उसके मद्देनजर जो बड़ा इस वक्त बयान आया है ट्रंप की ओर से आया है, क्योंकि ट्रंप से पूछा गया था टैरिफ को लेकर कि चीन भी रूस से तेल खरीदता है तो क्या उसके ऊपर टैरिफ लगेगा जिस तरह से भारत के ऊपर लगाया जाता है। तो उसने कहा, यानी ट्रंप ने कहा कि उसके लिए मेरे पास अभी 3 से 4 हफ्ते मौजूद है, 3 से 4 हफ्ते में देखूंगा, क्योंकि बातचीत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को लेकर उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका ने दबाव के जरिए रूस से तेल खरीदने के लिए मना लिया, यानी कि भारत तेल नहीं खरीद रहा है। ऐसा नहीं है, भारत तेल खरीद रहा है। और ट्रंप का यह मानना है कि अगर भारत तेल नहीं खरीदता है तो करीब 35 से 40% जो तेल बिकता है रूस का वो बंद हो जाएगा, जिसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मसले में अगर देखा जाए तो भारत अपने स्टैंड पर कायम है और भारत ने अपने रिश्ते रूस से ना खत्म किए बल्कि तेल अब भी आयात किया जा रहा है। When you talk about deals, it's all I do. My whole life I do deals. You never know. You don't like to have too many expectations. You want it because you have to weave and bob, and you don't know what's going to happen. But we're going to go and find out. I'd like to see a ceasefire. I wouldn't be thrilled if I didn't get it, but everyone says you're not going to get the ceasefire. It'll take place on the second meeting. The second meeting is going to be but I'm not going to be happy with that. So we'll see what happens. I'm going to be, I won't be happy if I walk away without some form of a ceasefire. Now, I say this, and I've said it from the beginning, this is really setting the table today. We're going to have another meeting if things work out, which will be very soon. Or we're not going to have any more meetings at all, maybe ever.